नमस्कार दोस्तों, मैं हरलाल सियाग आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इसका नाम है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। बड़ा अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से निश्चित तौर से पूछने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र। दोस्तों, लोकतंत्र की यदि बात की जाए, लोकतंत्र क्या है? दोस्तों, लोकतंत्र की बात करें तो वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व हो, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात भारत में आपको पता है लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात की जाए भारत में कौन सा लोकतंत्र है। भारत में दोस्तों इसमें से है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं संभव हो सकता है जहां जनसंख्या सीमित हो। अर्थात कम जनसंख्या वाले देशों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, जैसे स्विट्जरलैंड। अब चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां लोकतंत्र कौन सा संभव है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में भी कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और हमने ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो हम यूएसए के संविधान से लेकर आए हैं। तो हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ से ली है? तो यूएसए से ली है। और लोकतंत्र क्या होता है? वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता की क्या हो? भागीदारी हो। और यदि हम बात करें भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। आज हम बात कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है, महिलाओं की दोस्तों क्या स्थिति है, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक कदम भी उठाए हैं दोस्तों, कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें महिलाएं उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, महिलाओं को उचित भाग ले। इनके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक 2008 कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक आया। कब आया था दोस्तों? 2008। हालांकि अभी पारित नहीं हुआ। ये भारतीय संसद के निचले सदन दोस्तों लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में जो सीटें हैं उनमें 1/3 सीट, कितनी सीट दोस्तों? 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। ये जो विधेयक है दोस्तों, ये क्या कहता है कि हमारी जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की वर्तमान में बात करें तो 543 सीटें हैं। इस 543 में कह रहा है कि 1/3
कितनी दोस्तों, 1/3 सीट है वो महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए, जैसे अपने पंचायती राज में है, जैसे अपने नगरीय निकाय में है, ऐसे। दूसरा कहता है कि सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं और उनमें भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, संविधान संशोधन करें। ये विधेयक है 2008 का। दोस्तों पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। दोस्तों पंचायती राज, और इसके लिए हम बात कर लेते हैं पंचायती राज व नगरीय निकाय। दोस्तों नगरीय निकाय कि हमारा जो नगरीय निकाय है उनमें और पंचायती राज है उनमें महिलाओं के लिए क्या आरक्षण है, इसकी हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 डी। दोस्तों कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 डी या 243 है के तहत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल है। आपसे पूछ सकता है कि पंचायती राज में जो आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 243 डी में ही है। और इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 243 डी कहता है कि पंचायती राज में 1/3 आरक्षण 33% आरक्षण महिलाओं को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यदि इससे ज्यादा देना चाहे तो राज्य का विधानमंडल दे सकता है, जिसे राजस्थान ने दे रखा है। दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है, जबकि संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है कि 1/3 आरक्षण होना अनिवार्य है, इससे ज्यादा देना चाहे तो राज्य का विधानमंडल दे सकता है। दूसरा और सुनिए दोस्तों, आर्टिकल है आपका 243 टी या 243 नए, ये कहता है कि अपने जो शहरी स्वशासन है दोस्तों, नगरीय निकाय है, शहरी स्थानीय स्वशासन है, उसमें भी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाए, 33% आरक्षण निश्चित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, महिलाओं का आरक्षण। दोस्तों अभी लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन हमारे जो स्थानीय स्वशासन है, और स्थानीय स्वशासन के कितने पार्ट हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो एक आपका पंचायती राज है, दूसरा आपका नगरीय निकाय है, उन दोनों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान है, 33%। अब बात करें ये आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो पंचायती राज के लिए आर्टिकल 243 डी है और नगरीय निकाय के लिए आर्टिकल 243 टी है। इनमें ये प्रावधान किया गया है। और पंचायती राज में ये प्रावधान है कि इससे ज़्यादा देना चाहे तो राज्य का विधानमंडल दे सकता है, जैसे राजस्थान में 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान में नगरीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण 33% ही है। अगला है आपका कि राजस्थान सहित भारत के 20 से अधिक राज्यों ने महिलाओं को पंचायती राज में कितना आरक्षण दिया है दोस्तों, 50% दिया है। और दोस्तों ये कौन दे सकता है, इससे अधिक कौन दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल राज्य का विधानमंडल देना चाहे तो दे सकता है। दे सकता है। कौन दे सकता है दोस्तों, राज्य का विधानमंडल देना चाहे तो कितना आरक्षण दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 50% आरक्षण देना चाहे तो दे सकता है। और ये दोस्तों यदि हम बात करें, ये आपका जो प्रावधान है ये पंचायती राज में है कि 50% आरक्षण देना चाहे तो कौन दे सकता है, राज्य का विधानमंडल। 33% आरक्षण तो अनिवार्य रूप से होगा। फिर आगे दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति कि महिलाओं में मजबूती लाने के लिए उनको प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संसदीय समिति की बात करें हम, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सन 1997 में
संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान पहली बार महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया। दोस्तों पहली बार महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो पहली बार कब प्रावधान किया गया, ये बात करना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमारी जो 11वीं लोकसभा थी उसके दौरान 1997 में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था महिला सशक्तिकरण समिति। दोस्तों इस समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे पार्टी से सीमित न रहते हुए महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करेंगे। अनुच्छेद 325 आर्टिकल 325 के तहत संसद एवं विधानमंडल के संदर्भ में नामावली मतलब वोटर लिस्ट निर्मित करते समय धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे दोस्तों यदि हम बात करें कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, कौन है? निर्वाचन आयोग। और ये जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग दोस्तों क्या करता है? मतदाता सूची तैयार करता है। मतदाता सूची तैयार करते हुए ये प्रावधान किया गया है कि वो किसके आधार पर दोस्तों, कोई लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात आपको पता है कि भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है और आर्टिकल 326 में है। वयस्क मताधिकार की बात करें तो कौन से आर्टिकल में? 326 में। और उसमें लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो वयस्क है उसको मत देने का अधिकार है। अब मूल संविधान में मत देने की आयु क्या रखी थी? 21 वर्ष रखी थी। और आज कितनी हो गई दोस्तों? ये आज की बात करें तो ये 18 वर्ष कर दी गई है। और ये 18 वर्ष कब की गई तो बताना, 61वां संविधान संशोधन 1989 तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदाताओं की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। ये आर्टिकल 326 में तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान है कि भारत का जो प्रत्येक वयस्क नागरिक है उसको मत देने का अधिकार होगा। और यहाँ कह रहा है कि जो भी वयस्क है उसको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची तैयार करते समय उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन सा आर्टिकल में है? 325 में है। अंतर संसदीय संघ जिसका भारत एक सदस्य के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाएं लोकसभा के कुल सदस्यों का मात्र, यदि हम बात करें दोस्तों, मात्र 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में बहुत कम है। राज्यों की विधानसभा की बात कर लें चाहे आप लोकसभा की बात कर लें, यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। अब बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख आर्टिकल कौन से में है? 324 से दोस्तों 329 में है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 में किसका प्रावधान है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसकी स्थापना है दोस्तों, स्थापना आपसे पूछ सकता है स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी दोस्तों 25 जनवरी 1950। इसीलिए दोस्तों 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपने देखा दोस्तों पीछे जो रीट हुई थी उसमें पूछा था मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। और दोस्तों 1950 से लेकर 1989 तक हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य था। 1989 में इसको त्रिसदस्यीय बनाया गया, लेकिन 1990 में इसको पुनः आपका एक सदस्य बना दिया गया। लेकिन 1993 में त्रिसदस्यीय बनाया गया और आज हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो त्रिसदस्यीय है। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो दोस्तों कौन है? राजीव कुमार हैं। पहला तो सुकुमार सेन थे और आज कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अब हम बात करें कि 2021 तक महिलाएं संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही थी और 17वीं लोकसभा में ये बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? 14.44% हो गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार आज तक जितने भी लोकसभा में जो सदस्य पहुंचे हैं
जितने भी लोकसभा में जो सदस्य पहुंचे हैं उनमें महिलाएं कितने प्रतिशत आई हैं, तो 10.5% महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। लेकिन 17वीं जो लोकसभा है दोस्तों, कौन सी लोकसभा वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, और इस 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2019 से 2024 है। इस 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी प्रतिशत है, 14.44% है। ये आंकड़ा कौन बता रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग बता रहा है। दोस्तों भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला सदस्यों या विधायकों की स्थिति और भी बदतर है, जहां राष्ट्रीय औसत मात्र कितना है, 9% है। दोस्तों सभी राज्यों की विधानसभा में जो महिला और पुरुष का यदि हम आंकड़ा देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र कितना परसेंट है, 9% है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि आज तक लोकसभा में कितना प्रतिशत रहा प्रतिनिधित्व, 10.5% रहा है, जबकि लोकसभा की तुलना में राज्यों की विधानसभा में तो और भी कम है। कितना है, मात्र 9% महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। दोस्तों आजादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% नहीं बढ़ा। दोस्तों 10% से अधिक यदि हम बात करें बढ़ा नहीं है। इसका मतलब है महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो चाहे राज्यों की विधानसभा में बहुत ही कम है। हमारे देश में पहली लोकतांत्रिक सरकार दोस्तों कब बनी थी, 1952 में बनी। पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी थी, 1952 में, क्योंकि संसद का गठन 1952 में हुआ। पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। वह मंत्री परिषद दोस्तों, वह मंत्री परिषद में केवल एक महिला को मंत्री बनाया गया। दोस्तों पहली जो सरकार बनी थी, भारत की जो पहली लोकसभा 1952 से 1957, और उसमें जो सरकार बनी थी उसमें मात्र एक महिला को क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया, और उसका नाम क्या था दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला मंत्री बनी, और वो भी कौन सी मंत्री बनी थी दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री। कौन सा मंत्री पद दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, और ये देश की पहली महिला मंत्री थी। तो राजकुमारी अमृता कौर देश की कौन सी महिला मंत्री थी, पहली महिला मंत्री थी, और इसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। फिर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आगे आपका है नेक्स्ट देखना। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने तीसरे कार्यकाल में डॉक्टर सुशीला नेयर को भी कैबिनेट मंत्री बनाया था। तो उसके बाद दूसरी महिला जो मंत्री बनी वो कौन थी, सुशीला नेयर थी। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने मंत्री परिषद में 3 महिला मंत्री बनाई। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल, दोस्तों हम बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री तो दोस्तों कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वो क्या है दोस्तों, 1947 से लेकर 1964। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी, मृत्यु। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो दोस्तों बताना, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल है वो क्या था, तो बताना 1964 से 1966। आपको पता है दोस्तों, ताशकंद समझौता करने के लिए कहाँ गए थे, उज्बेकिस्तान, और वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में कितनी महिला मंत्री थी, तो बताना 3 महिला मंत्री थी। और यदि हम बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रथम दोस्तों महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी दोस्तों, तो इंदिरा गांधी। कौन बनी थी,
इंदिरा गांधी। जरूरी ये है कि इंदिरा गांधी का समय या कार्यकाल क्या था। इंदिरा गांधी के दोस्तों कार्यकाल की बात की जाए तो ध्यान रखना कब बनी थी। सबसे पहले 1966 में बनी। 1966 से कार्यकाल क्या रहा था, 1977 रहा था। 1977 के बाद हम बात करें तो 1980 से 1984 तो ये इनका कार्यकाल रहा था। ये भी ध्यान रखना। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनका कार्यकाल 1966 से 77 और 80 से 84 था। 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों के द्वारा गोली मारकर इनकी क्या कर दी गई थी दोस्तों, हत्या कर दी गई थी। आगे है आपको दोस्तों, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। और इस लोकसभा में कितनी महिलाएं मंत्री हैं दोस्तों, तो 11 महिला मंत्री हैं। हमारी जो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, उसमें कितनी महिला मंत्री हैं। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार दोस्तों, मंत्री परिषद के आकार की बात करें तो आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, 75 की धारा 1 के इसके अनुसार क्या कहता है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों, 15% मंत्री हो सकते हैं। कितने मंत्री हो सकते हैं दोस्तों, 15% मंत्री हो सकते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 543 का कितना प्रतिशत दोस्तों, 15% मंत्री बन सकते हैं। अर्थात कितने मंत्री हो सकते हैं, 82 मंत्री हो सकते हैं। 82 मंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं, 82 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में कितने मंत्री हैं, तो 78। कितने हैं दोस्तों, इतने तो हो सकते हैं। अब टोटल कितने हो सकते हैं, 78 हो सकते हैं, आपके 82 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं, 78 मंत्री हैं। वर्तमान में टोटल कितने मंत्री हैं, 78 मंत्री हैं। इनमें महिला कितनी है दोस्तों, महिला की बात करें तो मात्र कितनी हैं, 11 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 11 महिलाएं हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो 11वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है, उसमें महिलाओं की संख्या मात्र कितनी है, 11 है। उनमें कौन है, तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री तो 2 ही हैं। ये 2 क्या हैं दोस्तों, कैबिनेट मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उनमें यदि हम बात करें कैबिनेट मंत्री मात्र कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण। और दोस्तों ये क्या है, वित्त मंत्री हैं। ये क्या है, वित्त मंत्री हैं। दूसरा है महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी है। वो ये 2 तो क्या है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री हैं। ये तो क्या है वर्तमान में, कैबिनेट मंत्री। और बात करें तो दोस्तों क्या है, राज्य मंत्री हैं, जिसमें साध्वी निरंजन ज्योति है, रेणुका सिंह सरोता है, शोभा करंदलाजे है, दर्शना विक्रम जरदोश है, मीनाक्षी लेखी है, सुश्री प्रतिभा भौमिक है, अनुपमा देवी है या अन्नपूर्णा देवी है, भारती प्रवीण पंवार है और अनुप्रिया सिंह पटेल है। यदि हम बात करें दोस्तों महिलाओं का मंत्री परिषद में क्या प्रतिनिधित्व है, तो हमारी 17वीं लोकसभा है, उसमें टोटल मंत्री कितने, 78 हैं। और उनमें मात्र महिला कितने मंत्री हैं, 11 मंत्री हैं। और उनमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 9 क्या हैं दोस्तों, राज्य मंत्री हैं। और हम ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको दोस्तों आपको जरूर याद रखना है ये बिंदु कि हमारी जो लोकसभा है उसमें कितने
प्रतिशत मंत्री बनाने का प्रावधान है। तो दोस्तों हमारी जो केंद्र सरकार है उसमें मात्र लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। हाँ, मंत्री संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, और हाँ यदि कोई सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होती है। और यदि हम बात करें कि ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान कब किया गया था दोस्तों? 51वां संविधान संशोधन 2003। ये प्रावधान कब किया गया था, आकार कब निर्धारित किया गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आगे है आपका हमारी जो 17वीं लोकसभा है, हमारी जो 17वीं लोकसभा है में महिलाओं ने 78 सीटों पर विजय प्राप्त की। दोस्तों कितनी महिलाओं ने विजेता हासिल की? 78 महिलाओं ने। दोस्तों यदि हम बात करें हमारी जो लोकसभा है उसमें टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटों में से महिलाओं ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो दोस्तों इन 543 में से महिलाएं कितनी आई? 78। और ये कितना प्रतिशत है? 14.4%। ये अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। दोस्तों अभी तक सर्वाधिक महिला सदस्य कौन सी लोकसभा में आई हैं? तो बताना 17वीं लोकसभा में आई हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से कितनी कितनी महिलाएं विजय होकर आई हैं हमारी 17वीं लोकसभा में? तो बताना 11 महिलाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आई हैं। मेनका गांधी दोस्तों 8वीं बार लोकसभा में विजय होकर आई हैं। कितनी बार है? 8 बार, 8वीं बार। चंद्रानी मुर्मू, दोस्तों चंद्रानी मुर्मू है वो सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है। अब तक की सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन है? आपकी चंद्रानी मुर्मू, जो मात्र 25 वर्ष और 11 माह की उम्र है, और वो इस उम्र में क्या बनी? सांसद। हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसमें राजस्थान से 3 महिलाएं विजयी होकर गई हैं। दोस्तों हमारी 17वीं लोकसभा में कुल महिलाओं की संख्या 78 है। उनमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और कहाँ से गई हैं? उत्तर प्रदेश से 11 महिलाएं। और इनकी बात करें राजस्थान में कितनी महिलाएं गई हैं? राजस्थान से मात्र 3 महिलाएं 17वीं लोकसभा में पहुंची हैं। दौसा से श्रीमती जसकौर मीणा, राजसमंद से श्रीमती दिव्या कुमारी और भरतपुर से श्रीमती रंजिता कोहली। तो दोस्तों यदि हम बात करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है आपका कि हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसमें राजस्थान से कितनी महिलाएं पहुंची हैं? तो बताना 3 महिलाएं पहुंची हैं। और इसके अलावा हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में यदि बात करें राजस्थान की कितनी सीटें हैं? दोस्तों राजस्थान का कितना प्रतिनिधित्व हो सकता है? 10। कितनी सीटें? 10। और इनमें से एक भी महिला नहीं है, एक भी महिला नहीं है। राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व यदि बात करें 10 है, 10 सीटें है, 10 सदस्य राजस्थान से जाते हैं और इनमें एक भी महिला सदस्य नहीं है। और लोकसभा में कितनी महिलाएं राजस्थान से? 3 महिलाएं पहुंची हैं। अगला है हमारी जो 15वीं विधानसभा। दोस्तों कौन सी विधानसभा की बात कर रहे हैं? 15वीं जो विधानसभा है उसकी। और 15वीं विधानसभा दोस्तों 2018 से 2023, ये जो विधानसभा है इसमें महिलाओं की क्या स्थिति है ये बात की जा रही है। दोस्तों यदि हम बात करें कि महिलाओं की स्थिति इनमें, तो 15वीं विधानसभा में शुरुआत में कितनी महिलाएं विजयी हुई थी? शुरुआत में दोस्तों 23 महिलाएं विजयी हुई थी, लेकिन वर्तमान में हमारी जो 15वीं विधानसभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 27 है। हाँ, इससे पीछे वाली जो विधानसभा थी दोस्तों इसमें महिलाओं की संख्या 28 थी। हमारी जो 14वीं विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 28, जबकि उसकी तुलना में हमारी जो ये 15वीं लोकसभा है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या हुआ है? कम हुआ है। 15वीं विधानसभा में जोधपुर से सर्वाधिक दोस्तों कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं विधायक होकर विधानसभा आई हैं।
राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बनी थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। जो पहला कार्यकाल तो क्या रहा था उनका? 8 दिसंबर से 2003 से लेकर दोस्तों 8 दिसंबर 2003 से लेकर 13 दिसंबर 2008 तक। और दूसरा कार्यकाल की यदि हम बात कर लें दोस्तों, तो इन्हीं का दूसरा कार्यकाल है वो है 2013 से 2018। तो ये भी इनका कार्यकाल रहा है। राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन बनी थी? दोस्तों यशोदा देवी बनी थी। पहली महिला विधायक कौन बनी थी? यशोदा देवी। कहां से बनी थी? बांसवाड़ा से। और राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी दोस्तों? कमला बेनीवाल। दोस्तों पहली महिला जो मंत्री है वो कौन बनी थी? कमला बेनीवाल बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला मंत्री तो कौन बनी थी? राजस्थान में दोस्तों केंद्र में पहली महिला हमने अभी बात की थी, राजकुमारी अमृत कौर बनी थी स्वास्थ्य मंत्री। जबकि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। और राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। कहां से बनी थी? बांसवाड़ा से। और दोस्तों राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कितनी बार रह चुकी हैं? 2 बार, आपके 2003 से लेकर 2008 और 2013 से लेकर 2018 तक। नेक्स्ट आपका है दोस्तों वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली जो महिला जो राज्यपाल बनी थी वो कौन बनी थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। और अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं? तो 3 महिलाएं राज्यपाल रही हैं। राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी हैं? 3 महिला राज्यपाल बनी हैं। उनमें एक है श्रीमती प्रभा राव और तीसरा है मार्गरेट आल्वा। और दोस्तों यदि हम बात करें 2009 में प्रभा राव की पद पर रहते क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। क्या हो गई थी? पद पर रहते मृत्यु किसकी हुई थी? प्रभा राव की। एकमात्र राजस्थान की महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई उसका नाम क्या था? प्रभा राव। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व के कारण क्या है दोस्तों? कि हमारी जो लोकसभा है, हमारी जो राज्यों की विधानसभा है या राज्यसभा है, उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है? क्या कारण है? इनकी हम चर्चा करें। पहला है लिंग संबंधी रूढ़ियां। दोस्तों लिंग संबंधी जो रूढ़ियां हैं उसके कारण भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। क्यों है? क्योंकि पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका महिलाओं को सौंप दी गई है। कि महिलाओं को कहा गया कि आपका काम घर तक है, घर के बाहर का काम कौन देखेंगे? पुरुष देखेंगे, आप घर तक का काम देखें। ये हमारी जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा है, इस परंपरा के कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। तो हमें ये जो हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है इसको क्या करना होगा? बदलना होगा। महिलाओं की उनकी रूढ़िवादी भूमिका से बाहर निकलने और देश की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? उनको प्रोत्साहित किया जाना होगा। हम उनको जब प्रोत्साहित करेंगे तब ये जो प्रतिनिधित्व है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं लिंग संबंधी जो रूढ़िवादी परंपरा है उसके कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? कम है। दोस्तों दूसरा क्या है? प्रतिस्पर्धा। दोस्तों राजनीति किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अंततः महिला राजनेता भी प्रतिस्पर्धा में ही मानी जाती है। कई राजनेताओं को भय है। और क्या कारण है दोस्तों? एक तो हमने बात की कि जो हमारी लिंग संबंधी रूढ़िवादी परंपरा है वो, दूसरा एक प्रतिस्पर्धा है, इसके कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। तीसरा कारण क्या है दोस्तों? हमारे कई राजनेताओं का भय है कि महिलाओं को यदि आरक्षण लागू किए जाने पर उनकी सीटें बारी बारी से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं, जिससे स्वयं अपनी सीटों से चुनाव लड़ सकने का अवसर वो गंवा देंगे। ये कारण भी है कि उन महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो राजनेता हैं, बड़े राजनेता, उनको डर है कि हमारी सीट हैं वो महिलाओं के लिए क्या हो जाएंगी? आरक्षित हो जाएंगी। राजनीति में शिक्षा का अभाव है। दोस्तों अगला कारण क्या है? राजनीति में किसका अभाव है? शिक्षा का अभाव है। शिक्षा महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व की आवश्यकता कौशल प्रदान
करती है। दोस्तों हम बात करें कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसलिए भी कम है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत क्या है, कम है। और यही एक कारण है कि उनकी सामाजिक गतिशीलता को भी ये शिक्षा क्या करती है, प्रभावित करती है। और क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली जो औपचारिक शिक्षा है वो नेतृत्व के अवसर पैदा करती है, इसलिए उनको औपचारिक शिक्षा देनी चाहिए। और नेतृत्व को आवश्यकता मतलब है वो क्या बताती, कौशल को बढ़ावा देती है, इसलिए उनको औपचारिक शिक्षा बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनका महिला प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा, राज्यसभा, हमारी विधानसभा में बढ़ सके। अगला है संसाधनों की कमी, कि कुछ संसाधनों की कमी है, उसके कारण भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, कम है। भारत की आंतरिक राजनीतिक दल संरचना में महिलाओं के कम अनुपात का कारण महिलाएं अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों में संपोषण हेतु संसाधन और समर्थन जुटाने में विफल रहती हैं, कि महिलाओं के पास संसाधन न होने के कारण भी वो अपना प्रतिनिधित्व गंवा रही हैं। और महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती। ये भी एक कारण है कि जो भी राजनीतिक दल है वो महिलाओं को क्या नहीं देते, वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाते। अगला है सोशल कंडीशनिंग। उन्होंने अपने ऊपर थोपे गए निर्देशों को स्वीकार करना होता है और समाज का बोझ उठाना पड़ता है, कि महिलाओं को घरेलू कामकाज उन पर थोप दिया जाता है और वो भी एक उनका प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है। सार्वजनिक दृष्टिकोण न केवल ये निर्धारित करता है कि आम चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार जीतेंगी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्धारित करता है कि किसी भी पद के लिए उन्हें नामांकित किया जाए। तो दोस्तों यदि उनको नामांकित किया जाता है तो वो निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधित्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, राजनीतिक दलों में उनको सीटें ही आवंटित नहीं होती, उनको सीट ही नहीं दी जाती। उसके अलावा प्रतिकूल वातावरण, कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अधिक अनुकूल नहीं है, कि महिलाओं के अनुकूल वातावरण भी नहीं है। उन्हें पार्टी में जगह बनाने के लिए कठिन संघर्ष और बहुआयामी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है दोस्तों, कम है। राजनीति में हिंसा बढ़ती जा रही है। अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है। दोस्तों इस कारण भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, अपराध बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार है और मुख्य कारण क्या है, असुरक्षा। महिलाएं अपने आप को यहाँ सुरक्षित नहीं समझती, इसलिए उन असुरक्षा के कारण भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। आगे की राह, आगे क्या किया जा सकता है दोस्तों। भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है कि मुख्य धारा को राजनीतिक गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों में, दोस्तों समाज के सभी वर्गों में समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। यदि देश की मुख्य धारा है उसको, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनकी यदि हम बात करें, समाज के सभी वर्गों में सुनिश्चित भागीदारी होगी, महिलाओं का में भी उसका भागीदारी होगी, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सरकार को भी आवश्यक कदम उठाना होगा। और जो महिलाओं के प्रति जो हमने बात की कि जो गलत विचारधाराएं हैं उनको त्याग करना होगा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तभी बढ़ पाएगा। महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पारित करना, कि सबसे पहला काम है कि यदि महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो सरकार को महिलाओं का आरक्षण है वो देना होगा। महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में आरक्षण देना होगा, तभी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ पाएगा। सभी राजनीतिक दलों को एक आम सहमति तक पहुंचते हुए महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित करना चाहिए, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितनी प्रतिशत, 33% सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है। जो 2008 में एक विधेयक रखा गया था कि महिलाओं का आरक्षण है वो 33% किया जाए, तो सभी राजनीतिक दलों को इस आम सहमति बनानी होगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।
राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ावा देना। दोस्तों स्थानीय स्तर की बात करें तो महिलाओं को एक ऐसा समूह बन चुका है जो सरपंच और स्थानीय निकायों के सदस्य के रूप में शासन का 3 दशक से अधिक, कितने दशक से अधिक, 3 दशक से अधिक समय का अनुभव करता है। वे अब राज्य विधानसभाओं और संसद में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। कि दोस्तों जो महिलाएं 3 दशक से स्थानीय स्वशासन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं, उन महिलाओं को यदि हम आगे भी मौका देंगे तो वो अपनी अच्छी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। इसलिए यदि हमारी लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण प्रावधान किया जाए तो ये महिलाएं आगे आकर अपना जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में। कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख दोस्तों श्रीमती नगेंद्र बाला थी। कौन थी? नगेंद्र बाला। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? यशोदा देवी। कौन बनी थी? यशोदा देवी। कब बनी थी दोस्तों? यदि हम बात करें राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? यशोदा देवी बनी थी। दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है और ये कब बनी थी दोस्तों? तो बताना 1953 में बनी थी। कब बनी थी? 1953। में। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। और कब है? 1954। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य दोस्तों, राजस्थान से पहली महिला जो लोकसभा में पहुंची वो कौन थी? गायत्री देवी 1962 में। राजस्थान की प्रथम महिला जो दोस्तों राज्यसभा की सदस्य बनी वो कौन थी? शारदा भार्गव। तो दोस्तों पहली महिला विधायक यशोदा देवी, पहली राजस्थान की महिला मंत्री राजस्थान में कमला बेनीवाल, पहली राजस्थान की महिला जो लोकसभा में पहुंची गायत्री देवी, राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी कौन थी? शारदा भार्गव। और राजस्थान की पहली महिला जिला कलेक्टर तो दोस्तों कौन था? ओतिमा बोरदिया। कौन थी? ओतिमा बोरदिया। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? कुशल सिंह बनी थी 2009 में। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? कांता खतूरिया। ये भी ध्यान रखना, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खतूरिया। नेक्स्ट है आपका कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता महिला राजस्थानी, पहली महिला राजस्थानी जो कौन सा पुरस्कार प्राप्त की? मैग्सेसे कौन सी थी? अरुणा रॉय। कौन थी दोस्तों? अरुणा रॉय। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी क्या नाम था? सुमित्रा सिंह। कब बनी थी? 2003 से 2008। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें 2004 में, 2004 इस 2004 में बात करें तो दोस्तों राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी? मुख्यमंत्री थी। दूसरा राज्यपाल भी दोस्तों, राज्यपाल भी महिला थी। और विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थी दोस्तों? महिला थी। तो 2004 में बड़े बड़े जो पद थे उन सब में कौन थी? महिलाएं थी। राजस्थान की राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, महिला थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया, महिला थी। और विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। तो 2004 की बात करें तो प्रमुख जो पद हैं, बड़े पद हैं, उन पर महिलाएं का प्रतिनिधित्व राजस्थान में रहा था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? कांता भटनागर। राजस्थान ने राज्य मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वो भी कौन थी? कांता भटनागर। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, 2004 से 2007। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। दोस्तों अब तक कितने उप मुख्यमंत्री राजस्थान में रहे? 5। कितने उप मुख्यमंत्री राजस्थान में रहे?
5 रहे। कौन कौन? नंबर 1 सबसे पहले हम बात करें तो कौन था दोस्तों? टीकाराम पालीवाल, पहला उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। नंबर 2 दोस्तों कौन था? यदि हम बात करें दूसरा तो रतनगढ़ विधानसभा के जो विधायक थे दोस्तों, उसके अलावा हम बात करें नंबर 3 आपके कौन? कमला बेनीवाल। उसके अलावा हम बात करें तो राजेंद्र बेरवा और सचिन पायलट। अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रहे और उनमें महिला उप मुख्यमंत्री कितने रही है? मात्र एक महिला उप मुख्यमंत्री, और वो कौन है? कमला बेनीवाल। यदि हम बात करें राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो अभी हमने बात की सुमित्रा सिंह रह चुकी हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष की बात करें तो भी कौन रही है दोस्तों? तारा भंडारी। इसका मतलब है लोकसभा हमारी जो विधानसभा में उसमें अध्यक्ष भी रही है और उपाध्यक्ष भी महिला रही। अध्यक्ष तो कौन है दोस्तों? बताना, सुमित्रा सिंह। और उपाध्यक्ष कौन बनी? तारा भंडारी। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद जो केंद्र में मंत्री बनी दोस्तों, गिरिजा व्यास। दोस्तों गिरिजा व्यास है वो पहली महिला, राजस्थान की पहली महिला सांसद जो केंद्र में क्या बनी? मंत्री बनी थी, और केंद्रीय शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बनी थी। राजस्थान की पहली महिला सरपंच कौन थी? छगन बहन गोलेछा रही। राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कांता भटनागर दोस्तों कौन रही है? राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती जोधपुर से। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में किसको बनाया है? रूमा देवी को बनाया है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अवनी लखेरा को बनाया गया है। जबकि वर्तमान में दोस्तों ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रेहाना रियाजी चिश्ती है। रेहाना रियाजी चिश्ती हैं, वो वर्तमान में हमारी राज्य महिला आयोग की क्या है दोस्तों? वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वर्तमान राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? किसको बनाया गया है? कृष्णा पूनिया। और ये कृष्णा पूनिया है दोस्तों, ये कहाँ से हैं? राजस्थान के जो राजगढ़ है या सादुलपुर है उसकी विधायक हैं दोस्तों। और वर्तमान राजस्थान में हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन बने हैं? वर्तमान में सबीना बानो है। और राजस्थान में अब तक कितने महिला राज्यपाल बनी हैं? 3 महिला राज्यपाल रही हैं। उनमें पहले प्रतिभा पाटिल, दूसरा प्रभा राव, तीसरा मार्गरेट आल्वा, और एकमात्र महिला जिनकी पद पर रहते क्या हुई दोस्तों? मृत्यु, और उसका नाम क्या है? प्रभा राव। और अब तक हम बात करें महिला राष्ट्रपति। भारत में महिला जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन बनी हैं अब तक? नंबर 1 प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। और दूसरा दोस्तों कौन है? द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक। तो अब तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बनी हैं? तो बताना 2। और राजस्थान अब वर्तमान में यदि आपसे पूछे वर्तमान में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हैं? तो पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। यदि हम बात करें कि भारत में पहली महिला जो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची सुचेता कृपलानी, कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों, आपसे ये पूछ सकता है कि प्रथम महिला राज्यपाल, पहली महिला जो क्या बनी थी दोस्तों? राज्यपाल, कौन थी
दोस्तों यदि हम बात करें तो पहली महिला कौन राज्यपाल बनी थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। और दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है, गणतंत्र भारत में प्रथम महिला जो राज्यपालें बनी, और इसका दोस्तों उत्तर देना पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू है दोस्तों ये गणतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। गणतंत्र होने के बाद जो महिला राज्यपाल बनी थी वो कौन थी दोस्तों? पद्मजा नायडू। ये कहाँ से बनी थी? पश्चिम बंगाल से। जबकि स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। ये कहाँ से थी दोस्तों? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या दोस्तों? संयुक्त प्रांत से बनी थी। यह आपको बताना है। चलिए दोस्तों यदि हम बात करें इसके अलावा और, तो दोस्तों हमारी जो महिला की बात करें कि जो महिलाएं जो हमारी आपके विधानसभा में उनकी हमने चर्चा कर ली, लोकसभा में है उनकी हमने चर्चा कर ली। अब बात करें कि ऐसी महिलाएं जो हमारी संविधान निर्माण किसने किया था दोस्तों? संविधान सभा ने। संविधान सभा किसने किया था? संविधान सभा। और इस संविधान सभा की बात करें तो इसमें महिला प्रतिनिधित्व है। आपसे क्या पूछ सकता है? महिला प्रतिनिधित्व है कि हमारी संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व क्या था, तो बताना यहां से क्या क्या आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनकी हम चर्चा करें। पहला क्वेश्चन, कुल महिलाएं 15। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15। दूसरा, प्रथम बैठक में दस महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10 महिलाओं ने। संविधान पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं के हैं? 8 महिलाएं। संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 8 महिलाएं। एकमात्र मुस्लिम महिला, दोस्तों एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, यह आपको ध्यान रखना है। और एक आपसे पूछ सकता है, एकमात्र मनोनीत या रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला। एकमात्र रियासतों का, या यदि हम बात करें प्रतिनिधित्व करने वाली महिला या मनोनीत महिला कौन थी दोस्तों? तो एनी मस्किरिनी। आंसर क्या करोगे? एनी मस्किरिनी। एनी मस्किरिनी।
एनी मस्किरीनी, और ये कहाँ से थी दोस्तों? त्रावणकोर रियासत, त्रावणकोर रियासत। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है हमारी संविधान सभा में महिलाओं की स्थिति। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक लोकतंत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व का। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बार जरूर इस टॉपिक को पढ़ना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में निश्चित तौर से एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, हमारी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है, राज्यसभा में क्या है, उसके अलावा हमने बात की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व है। अब तक प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी हैं, राष्ट्रपति बनी हैं, मुख्यमंत्री बनी हैं, उनकी हमने चर्चा की। विधानसभा में हमने बात की, संविधान सभा में हमने महिलाओं की बात की। तो ये था अपना महिला प्रतिनिधित्व दोस्तों, टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। और आपका निश्चित तौर से एक प्रश्न है दोस्तों इसमें से आएगा। चलो धन्यवाद सभी को।